आप सभी को का बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बताया गया कि इस फेसबुक लाइव में हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक नमस्कार। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा पहला अवसर है किसी फेसबुक लाइव का, तो अगर मैं फंबल करता हूं तो आप काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। बट ये काफ़ी समीचीन विषय मुझे दिया गया है इस विषय पर बोलने के लिए कि कोरोना क्राइसिस के दौरान उच्च शिक्षण संस्थान की क्या भूमिका हो सकती है। और ये इतना समीचीन इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबा चला गया, दूसरे इसका समय बहुत ऑड रहा, जबकि एग्जामिनेशन ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में शुरू हो गए थे। हमारे बहुत सारे छात्र एक अलग एंजाइटी के अंदर थे जिसमें उन सब का मेनी ऑफ देम वर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन एंड सम ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशंस। लेकिन ये एक ऐसी क्राइसिस आई जो पूरी दुनिया पे आई और हर एस्पेक्ट को इसने बहुत डीपली टच किया। हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर में इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते थे, किसके इसने टच किया, और ये क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको कैसे लिया, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात मैं रिकॉल करना चाहता हूँ एक इंस्टेंस जिसमें शायद 1 अप्रैल को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश मैडम ने सभी कुलपतियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। मैडम ने पूछा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आप लोग क्या कर रहे हैं। उस समय मुझे याद है मैंने कहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय मैडम इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कर रहा है। और मैं अभी आपको क्रम से बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया इस दौरान, और मुझे लगता है कि विद सर्टन मॉडिफिकेशन दैट कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस to counter this and to use it for the productive developments. अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ थी जो हमारे विश्वविद्यालय ने सोचा, वो ये था कि हम क्या इसको अवसर में इस रूप में बदल सकते हैं कि जो अदरवाइज रेगुलर रूटीन इंस्टीट्यूशनल डेज होते हैं जिसमें हमारे काम सब सेट होते हैं सुबह से रात तक के, उसके इतर क्या हम कुछ कर सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो अदरवाइज जिसको करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एक समय, इतना खाली और विस्तृत समय नहीं मिल पाता है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो हम लोगों ने किया। सबसे पहले, और मैं अपने काम को 3-4 भागों में बांट सकता हूँ जो आपके विश्वविद्यालय ने किया। सबसे पहले तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स पे काम करता है। पहला है टीचिंग, दूसरा है रिसर्च और तीसरा है एक्सटेंशन। अब टीचिंग के अंदर भी बहुत सारे सब कंपोनेंट्स हैं, तो पहले मैं शुरू करता हूँ टीचिंग के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया। टीचिंग में एक एस्पेक्ट है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और जो बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेता है, जो अदरवाइज जिसके लिए बहुत सारे इतना लीवे, इतना स्पेस शायद ना मिलता। तो हम लोगों ने इनोवेशन को, जो टीचिंग के अंदर आप जानते हैं इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इनोवेशन को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया और हमारे सभी टीचर्स और बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, और हम सब नॉन टीचिंग स्टाफ ने तो इसमें सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने एक सैनिटाइज़र डेवलप किया। आप लोगों ने बहुत सारे मीडिया में इसको सुना होगा। हैंड सैनिटाइज़र था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ दी हैंड सैनिटाइज़र, जिसमें एक तरफ हमारे यूनिवर्सिटी का लोगो बना है, एक तरफ हमारे शताब्दी वर्ष का लोगो बना है। ये हैंड सैनिटाइज़र हमारे अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर बनाया था, उनके लैब के लोगों ने मिलकर बनाया था। और इसमें सब्सीक्वेंटली हम लोगों ने एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी के साथ एक कमर्शियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट भी अभी रिसेंटली वी फोर्स्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसी बीच में हम लोगों ने एक अपना काढ़ा भी बनाया। हमारे यहाँ आयुर्वेद संकाय है जिसके अध्यापकों ने मिलकर एक काढ़ा बनाया, और उस काढ़े को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया
और क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल कम था, लिहाजा हम इतना कमर्शियल इसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे. बट देन सब्सिक्वेंटली वी आर ऑल्सो फोर्जिंग सम काइंड ऑफ एवेन्यूज वेयर वी कैन come into certain agreement with some kind of organization, but for that we certainly require some kind of raw material. तो अभी उस पर हम इमीडिएटली सब्सिक्वेंटली जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है हम उस पर भी जा रहे हैं. इसके अलावा हम लोगों ने अपना एक ऐप भी बनाया और मैं बताऊं हमारा आरोग्य सेतु से पहले एक ऐप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिस पर हम लोगों ने काम किया, लेकिन हमारे उस दौरान तब तक लॉकडाउन हो गया और चीज़ें और विशद होती गई और हम लोगों ने कोशिश करी कि इसको गूगल प्ले स्टोर पे प्लेस करें, लेकिन उस दौरान गूगल प्ले स्टोर तब तक चीज़ें इतनी सारी आ रही थी कि गूगल प्ले स्टोर ने कोविड-19 से रिलेटेड किसी भी ऐप को रोक लगा दिया अनलेस कि वो किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से और वो भी हेल्थ सेक्टर के इंस्टीट्यूशन से अप्रूव ना हो. तो समहाउ वो अभी हम लोगों ने रखा हुआ है, उसको सब्सिक्वेंटली हम और रीपैकेज करके देखेंगे कि उसका किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक आप लोगों को शायद पता चला हो, हमारी वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने एक काउंसलिंग शुरू की हमारे यूपी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ. और इस तरह की जो बहुत सारी बहुत पुलिस पर्सोनल बहुत स्ट्रेस के अंदर काम करते हैं और उनको बहुत अलग अलग तरह के पब्लिक के क्वेश्चंस को इनकाउंटर करना पड़ता है, तो उसमें उनको किस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमारा एक MOU हुआ. इसी तरह हमने एक MOU किया अभी हाल में, अभी मतलब दैट इज़ इन द फाइनल फेज़, वो PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, जिसके लिए हम लोग कोविड-19 का क्या आर्थिक और सामाजिक इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एट लार्ज, उस पर आर फैकल्टी मेंबर्स आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च ऑन. इस बीच में मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी 2 दिन पहले हमारा एक DST के थ्रू इंटरनेशनल वेबिनार हुआ जो ब्राज़ील की एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिएरा के साथ हुआ था. उसमें 6 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और हम लोग हमारा बहुत पहले एक MOU था उनसे, उस MOU को भी हम रिवाइव कर रहे हैं. इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे ये 6 देशों के लोग और बहुत से IIT के प्रोफेसर्स भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपनी साइंटिफिक नॉलेज को शेयर किया. इसके अलावा बहुत सारी हम लोगों ने एक न्यूजीलैंड के साथ हमारा MOU, इसी तरह का स्टूडेंट एक्सचेंज एंड टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम जा रहे हैं. इसी तरह से हमारा एक MOU हो रहा है नॉर्वे के इंस्टीट्यूशन के साथ. तो इस तरह के बहुत सारे एकेडमिक इनिशिएटिव्स हम लोगों ने इस बीच में लिए हैं. दूसरा, जैसे हमने अपने सभी संबोधन में कहा कि द पर्पस ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज स्टूडेंट. ये छात्र ही कारक है किसी संस्था के होने का. तो छात्र केंद्रित व्यवस्था कैसे हो और कितनी ज़्यादा हो, आपके विश्वविद्यालय में ऑफकोर्स बहुत सारी हैं, लेकिन उसके इतर भी कितना हो. हमने इस लॉकडाउन पीरियड में हमारा स्टूडेंट OPD भी काम कर रहा है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे. हम लोगों ने एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टूडेंट सेंट्रिक इनिशिएटिव शुरू किया था, स्टूडेंट OPD. ये कैची वर्ड है. OPD नॉर्मली स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बट इन आवर केस इट इज़ आवर प्यूपिल्स डे, हमारे छात्र का दिन. तो हफ्ते में एक दिन एक टीचर 1 घंटे से हम शुरू कर रहे हैं स्कीम को लेके. वो 1 घंटा स्टूडेंट का है. टीचर उस दिन छुट्टी नहीं लेगा, टीचर उस समय कहीं चाय पीने नहीं जाएगा, टीचर अपना उसका क्लास का वो टाइम नहीं होगा, वो कमरे में बैठेगा एंड स्टूडेंट कैन एंटर इनटू कम इन कॉन्टैक्ट विद द टीचर and talk on any issue that one deems appropriate, be it personal or professional. वो अभी हमारी स्कीम चली रही थी, वो लॉकडाउन के पहले ही लॉन्च हो चुकी थी. अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के बीच में ही अपना एक ट्री स्कीम इंट्रोड्यूस की जो टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग. एक्चुअली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो पर्पज़ है कि छात्र आए, और आप में से बहुत सारे जो PG या PhD के स्टूडेंट होंगे, आप लोग इस बात को महसूस भी करते होंगे कि जब बच्चा आता है यूनिवर्सिटी के अंदर और जब जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक अलग व्यक्ति होता है. इस अलग व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से निखारने की जिम्मेदारी संस्थान की है.
उसके शिक्षक की है, उसके फ्रेंड्स की है, उसका वो जो कंप्लीट इकोसिस्टम दैट वी प्रोवाइड उस पर उसका होता है। तो इस के तहत हमने एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ट्री स्कीम निकाली। और आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप में से बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, तो आप वेबसाइट पे जाइए और अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे फिर जाइए सब्सिक्वेंटली, और वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से डिपार्टमेंटल नोटिस के अंदर डिटेल बने हुए हैं कि कौन सा विद्यार्थी किस टीचर का मेंटी है। तो ये एक यूनिक मेंटर मेंटी प्रोग्राम है जो हम लोगों ने शुरू किया। हमारे अब मुझे अगले 15 दिन में मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक संवर्धन स्कीम हम स्टूडेंट्स के लिए ले आ रहे हैं। आमतौर पे फेलोशिप स्कीम्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के तहत होती हैं। जैसे एक बड़ा एंडाउमेंट की बात होती है, उस बड़े एंडाउमेंट के अंदर बहुत सारे लोग उतना बड़ा एंडाउमेंट नहीं देना चाहते हैं या मुश्किलात हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कितना भी कम से कम, मान लीजिए मैं अपने पेरेंट्स के, अपना कोई गुरु हो, हमारा एनीवन तो किसी को भी हम अप्रोच, अगर किसी के नाम से हम किसी तरह की फेलोशिप लॉन्च करना चाहते हैं तो हम ये आप मतलब जो देने वाला है वो प्रपोज करें और वहाँ से वो फेलोशिप स्कीम यूनिवर्सिटी करेगी। मेरा ये है कि 50,000 से कम करने में बहुत शायद प्रासंगिकता ना हो, बट आई एम इवन रेडी, आई एम इवन ओपन फॉर दैट। एक चीज़ ज़रूर मेरा सबमिशन है कि क्राइटेरिया जो टीचर पैसे दे रहा है वो बताए कि साहब ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हो, सो दैट किसी तरह का कोई विवाद या किसी तरह का वो ना हो। दूसरी चीज़, ये स्कीम जितनी डाइवर्स हो सकती है उतनी ज़्यादा हो, सो दैट हर सेगमेंट का स्टूडेंट वो एड्रेस कर सके। तीसरी चीज़, कम से कम 10,000 छात्र 10,000 रुपये प्रति वर्ष छात्र को निश्चित मिले। तो ये इन बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके हम एक संवर्धन स्कीम लेके आ रहे हैं यूनिक स्टूडेंट फेलोशिप स्कीम्स में। एक चीज़ और ऐड कर दूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो अभी मैं उस पर आऊँगा। अभी क्योंकि मूल विषय जो इस परिचर्चा का है वो है कोरोना क्राइसिस में उच्च शिक्षण संस्थान की भूमिका। तो अभी हम जो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, इस भूमिका के आधार पर हम किस तरह एक रोल मॉडल हो सकते हैं या अपने में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। वी आर सर्टनली ओपन फॉर दैट। तो उस दृष्टि में अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। बाकी आई विल सर्टनली एड्रेस मेनी ऑफ द क्वेरीज कि ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे लगता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, सो आई विल सर्टनली एड्रेस दैट। तो इस तरह से बहुत सारी हम फेलोशिप्स और मेंटरिंग की स्कीम, स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम्स हम लोगों ने अपने यहाँ शुरू करी। इसी तरह से मैं बताऊँ, अभी किसी ने सवाल भी पूछा था, हमारे टीचिंग से रिलेटेड एक बड़ा विषय ये है कि किस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या ई कंटेंट या ऑनलाइन टीचिंग के बारे में विश्वविद्यालय ने क्या किया। ऑफ कोर्स टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हम लोग शायद हिंदुस्तान की वन ऑफ दी अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी थे जिन्होंने इस विषय को शुरू किया, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करना। और उसमें बड़ी यूनिक बात ये थी कि हम लोगों ने अपना कंटेंट ओपन एक्सेस मॉडल में शुरू किया देना। इस ओपन एक्सेस मॉडल का फ़ायदा हमको ये हुआ और हमारे छात्रों को विशेषकर ये हुआ कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.lkouniv.ac.in। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको लेफ़्ट साइड में कुछ लिंक्स मिलेंगे, उसमें तीसरा लिंक है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा कुछ फैकल्टीज़ के ऊपर। वो फैकल्टी में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता है आपकी फैकल्टी आपका डिपार्टमेंट किस फैकल्टी के अंदर है, तो आप उसमें चले जाएंगे और उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा आपके डिपार्टमेंट पे। जब आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो आप सब्सिक्वेंटली आपको बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। हर टीचर ने क्या क्या डाला हुआ है, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, उसमें लेक्चर नोट्स हो सकते हैं, उसमें उनके वीडियो लेक्चर हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट, मैं जब आया था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उस समय भी मैं बार बार टीचर्स इंटरेक्शन में कहता था कि हर डिपार्टमेंट शुड हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल्स। ये एक बहुत सस्ता माध्यम है, जबकि भारत सरकार ने इंटरनेट का प्रोलिफरेशन इतना स्ट्रांगली किया हुआ है देश के इवन बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के अंदर। तो हमको इसका लाभ लेना चाहिए और इसका लाभ एजुकेशन प्रोपेगेशन के लिए और नॉलेज शेयरिंग के लिए बहुत लेना चाहिए।
हम इसको लीवरेज कर सकते थे, धीरे धीरे उस पर काम भी हो रहा था। लेकिन इस पैंडेमिक के अंदर हमारे विश्वविद्यालय के सभी डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल दी 48 डिपार्टमेंट्स, और हमारे 14 सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, लगभग सभी के यूट्यूब चैनल आ गए, और ज़्यादातर में बहुत अच्छा कंटेंट है, और वो उसमें से बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा व्यूइंग क्रिएट करता है, और अच्छी संख्या में उसकी व्यूइंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा जैसे एक उदाहरण मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ जियोलॉजी है। अब जियोलॉजी लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजेस के अंदर सिर्फ 2 जगह, शायद 3 जगह है। टीचर का वीडियो 1,500 से ज़्यादा का व्यू है। तो इस तरह से इसका मतलब हमारे टीचर्स की कॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो बाहर के बहुत सारे छात्र उनको देख रहे हैं, और ये देखने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग विश्वविद्यालयों के हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे विश्वविद्यालयों के, देश के दूसरे देशों के छात्र भी हैं, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे ग्रो कर रही है। हमारा आज यूनिवर्सिटी का अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, आप अपने डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चीज़ें चूँकि नए फेज़ में हैं, धीरे धीरे स्टेबलाइज भी करेंगी। इनिशियली कुछ वो भी आता है, हिकअप्स और थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं, थोड़ा पॉलिसी का इशू भी होता है, लेकिन चीज़ें हम लोग बैठ नहीं रहे हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर सर्टनली इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग फॉर द गुड, फॉर द गुड ऑफ द स्टूडेंट एंड द एजुकेशन पर से। तो चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हुई इस ऑनलाइन टीचिंग के संदर्भित। दूसरा, और मैं जब ये आपको कह रहा हूँ कि मैं ओपन एक्सेस मॉडल, मैं कह रहा हूँ ओपन एक्सेस मॉडल एक्चुअली द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड मोस्ट आइडियल फॉर्म है अपने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को स्टूडेंट तक अवेलेबल कराने का। सबसे पहली चीज़ तो हम अपना कंटेंट वाइडर स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। इसका मतलब हमको हमारी मेधा में विश्वास है, और हम अपनी मेधा और अपने परिश्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल फॉर्म्स। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे बहुत सारे क्लोज्ड एक्सेस मॉडल में ओनली द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैन ओनली एक्सेस दी कंटेंट, विच इज़ नॉट इन आवर केस। एंड इसीलिए हमको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला कि हमारे बहुत सारे एसोसिएट कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं और हमारे बहुत सारे दूसरे विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे अति श्रेष्ठ अध्यापकों के प्रोवाइड क्रिएट किए हुए, डेवलप किए हुए कंटेंट से लाभान्वित हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके विश्वविद्यालय ने की, और वो थी कि हमारे लाइब्रेरी में रिमोट एक्सेस अवेलेबल है। बहुत बार जब स्टूडेंट शायद इसकी उतनी महत्ता को नहीं समझ पाता या रूटीन क्लास एजुकेशन के अंदर ही कन्फाइन हो जाता है, तो हम लोगों ने सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के दौरान 3000 से ज़्यादा यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किए, जबकि हमारे टोटल अपने स्टूडेंट, ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय के अपने छात्रों के लिए ही है। तो हमारे टोटल 16,000 प्लस कुछ स्टूडेंट्स के बीच में कुछ के ऑलरेडी थे, और करीब 3,000 प्लस लोगों ने सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कराया है। इसका मतलब वो अगर अलग अलग क्षेत्रों में हैं और कोई दूसरे स्टेट में है, कोई रूरल एरिया में है, कोई रिमोट एरिया में है, तो इस तरह वो भी इन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये सुविधा विश्वविद्यालय दे रहा है। हमारे पास 9,700 से ज़्यादा ई बुक्स हैं और करीब 8,000 से ज़्यादा ई जर्नल्स हैं जिनके कंटेंट अवेलेबल हैं। इंटरेस्टिंगली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे टीचर्स ने जो अपने ई कंटेंट अपलोड किए अपनी वेबसाइट पे, हम अपने लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरीज़ में आप जानते हैं अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसमें टेक्स्ट बुक सेक्शन भी होता है, रेफरेंस बुक सेक्शन भी होता है, उसमें रेयर बुक सेक्शन भी होता है, उसमें जर्नल्स का सेक्शन भी होता है, उसमें ई सब्सक्रिप्शन का सेक्शन भी होता है। इसी तरह से हम हमारे अपने जो टीचर्स के डेवलप किए हुए कंटेंट है, लाइब्रेरी में एक सेपरेट सेक्शन उसके लिए भी बना रहे हैं, तो ताकि ये धीरे धीरे प्रवृत्ति का भाग बन जाएगा और व्यवस्था का भाग बन जाएगा, और ये सिर्फ पैंडेमिक तक ये व्यवस्था सीमित नहीं रहेगी और इसको हम आगे भी चला पाएंगे। इसी तरह से टीचिंग के संदर्भित बहुत सारे दूसरे डेवलपमेंट्स हम लोगों ने अपने यहाँ किए। एक इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है, वो ये है कि हम लोग पहले इस विश्वविद्यालय में डिप्लोमा प्रोग्राम्स चला करते थे, बाद में डिप्लोमा प्रोग्राम्स एड ऑन के फॉर्म में चलने लगे। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑनलाइन डिप्लोमा के फॉर्म में शुरू हों, और ये
ऑनलाइन डिप्लोमा हमको हमारे कुछ प्रोग्राम्स के लिए एक्चुअली बहुत सारी क्वेरीज भी आई। जैसे हमारी ऑनरेबल महामहिम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था गर्भ संस्कार का, तो उसको जब हम लोग एकेडमिक स्ट्रक्चर में ढालने के बारे में गंभीर हुए तो हमको बहुत सारे, और इसको बहुत व्यापक मीडिया कवरेज मिला, पूरे वो मलयालम अखबार से लेके असमीज़ अखबार तक इसको कैरी किया उन लोगों ने। तो हम लोगों को बहुत सारी क्वेरीज इस दौरान आई कि क्या आप गर्भ संस्कार का प्रोग्राम ऑनलाइन चला सकते हैं। वहाँ से ये विचार आया और ये विचार हम लोगों ने शुरू किया इसको लेकर। एक कल वेबिनार भी कराया था सो दैट कि जो भी हमारा टारगेट सेगमेंट था उन सेगमेंट्स को बुलाएं, और बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन था उसके अंदर। उनको हम अपना ये ऑफ़र, एक कंप्लीट पैकेज हमारा क्या है, इसको ऑफ़र बता पाएँ। 3 हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हमारे पास अप्रोच कर चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए MOU साइन करने के लिए। तो इस तरह से और भी कई विषय हैं जिसमें हमारे टूरिज़्म में हम लोग एक प्रोग्राम ऑनलाइन फॉर्म में अभी वी आर contemplating on, and we certainly have got to see the viability of the program, and only after assessing complete assessment we'll start this online program. There also in conduct of this online program, all the online study materials that we have developed, इन सब लोगों इस व्यवस्था का भी हम लाभ कैसे लेंगे, इस पर हम आगे विचार कर रहे हैं, और एंड वी आर वेरी सीरियस ऑन दैट। दूसरी चीज़ थी हमारी कि हम किस तरह से अपना, जैसे हमने कहा कि ये एक चैलेंज है जिसको अपॉर्चुनिटी में लखनऊ विश्वविद्यालय बदलने की कोशिश में है। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का एक नए कलेवर में लॉन्च किया, और उस वेबसाइट को भी जितना स्टूडेंट सेंट्रिक बना सकते थे उतना बनाया। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि करीब विद अ लिटिल ओवर 70 days 45 लाख प्लस हिट्स हमारी वेबसाइट पे lkouniv.ac.in पर है। और मुझे लगता है ये एक तरह का विश्वविद्यालय व्यवस्था में शायद ये पहली बार हो ऐसा। ऑफ कोर्स ये सब आप लोगों की वजह से ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, मैं नहीं कह रहा कि वो एक कम्प्लीटली आइडियल वेबसाइट हो गई है आज की तारीख में, बट देन वी आर सर्टनली इवॉल्विंग। हम सब उसको इवॉल्व कर रहे हैं, उस व्यवस्था में इवॉल्व कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, हमारे MOUs अभी कितने हैं, हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्चेस क्या हो रही हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारा H इंडेक्स कितना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको विश्वविद्यालय की मिलेगी। विश्वविद्यालय का एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग जो लगातार प्रोग्राम्स करते रहते हैं, इसको हम लोग अपनी YouTube चैनल पे प्लेस कर देते हैं सो दैट जो बच्चे यहाँ नहीं भी हैं और उसका भाग बनना चाहते हैं वो करें। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि कल ही हम लोगों ने एक कंटेंट के ऊपर एक वेबिनार किया था, और मैं आपको बताऊं कि लॉन्च करने के 30 मिनट के अंदर 140 रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2000 से ज़्यादा फाइनली टोटल रजिस्ट्रेशन था, जिसको हम लोगों ने फाइनली, बिकॉज हमारी लिमिट 500 से ज़्यादा नहीं थी, तो इसके विषय में हम लोग बहुत सारा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है। और हमारी रिफर्बिश वेबसाइट को मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ महामहिम का कि उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से इसको लॉन्च किया। इसी बीच में इस विश्वविद्यालय ने अपना न्यूज़लेटर भी शुरू कर दिया, और वो आपके वेबसाइट पे है, आप लोग उसको देखा करें, और आपके जो भी सुझाव हों उसको भी दिया करें। आपकी वेबसाइट में फीडबैक का ऑप्शन है, तो वो उसके प्रति भी जिस सेक्शन के, पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी ऑप्शन है उसको आप किया करें, और अपने फीडबैक भी दिया करें और उसका अधिकतम लाभ लें। तीसरी चीज़ हमारी वर्चुअल कल्चरल मैगज़ीन हम लोगों ने रिलीज़ की, आपके वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। आप अपनी वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पे क्लिक करें, आप देखेंगे इवेंट सेक्शन में भी वो वेबसाइट का लिंक है, अदरवाइज़ आप मीडिया में जाएं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। वो एक वीडियो मैगज़ीन है, जैसे आप पत्रिका पढ़ते हैं, कोई राजनीतिक पत्रिका पढ़ते हैं, कोई सामाजिक पत्रिका पढ़ते हैं, उस तरह से एक सांस्कृतिक पत्रिका है। और इसमें हमारे अपने स्टूडेंट्स का सब क्रिएटिविटी है, उसमें एक अच्छी कमेंट्री, एक अच्छे फ्लो के साथ सारा कंटेंट है, उसमें इंस्ट्रूमेंटल है, उसमें वोकल है, उसमें डांस परफॉर्मेंस है, उसमें सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में है। ये पहला है, और हम लोग, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम और ज़्यादा इसको रिफ़ाइन करेंगे, एंड वो रिफाइनमेंट इज़ पॉसिबल ओनली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें आप सबकी सहभागिता और ज़्यादा आवश्यक होगी। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने इस
लॉकडाउन पीरियड के दौरान लिया कि ठीक है बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे क्लास में इस समय नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर टीचर अपने घरों से काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा काम अपने रिसर्च या ई कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर है। हमारे बहुत सारे नॉन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ रहे हैं, वो सारे लोग बहुत सारा इस तरह का वो कर रहे हैं अपना अपना काम। लेकिन क्या हम इस प्रोसेस को, इस काल को, इस कोविड वाले ड्यूरेशन को जो कोरोना क्राइसिस से ग्रसित है, इसको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो विद द एम ऑफ प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए हम अपने कितने सारे फंक्शंस का ऑटोमेशन कर सकते हैं विथ द इंटेंट ऑफ कि स्पीड बढ़े व्यवस्था की, प्रोसेस की, एक्यूरेसी ज़्यादा हो, गलतियां कम से कम हों, और ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शी व्यवस्था हो। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए अभी हमारा वो ऑफिस, जो हमारा विश्वविद्यालय का ऑफिस है, वो जितनी भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके ज़्यादातर के मिनट्स वो कुछ दिन में आप देखेंगे सब हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। हमारे फाइनेंस कमेटी के मिनट्स होंगे, हमारे एकेडमिक काउंसिल के मिनट्स होंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनट्स होंगे। तो बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वही आपका चेहरा, विश्वविद्यालय का चेहरा होगा। सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू दिस। आप जाएं और उस पर देख लें। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट आयाम है विश्वविद्यालय का, वो है विश्वविद्यालय का समाज के साथ जुड़ाव किस तरह का हो। लखनऊ विश्वविद्यालय इस दृष्टि में बहुत सारा अपने द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वी आर कमिटेड टूवर्ड्स एंड वी आर डूइंग अ लॉट इन दैट डायरेक्शन। वन ऑफ दी इज़ हमारे एनसीसी के छात्र बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमारे एनएसएस के बहुत सारे छात्र वॉलंटियर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर टीचर्स, स्टीम टीचर्स, वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने लगभग 5000 से ज़्यादा सोशल मीडिया अपील्स की हैं। हमारे कम से कम 25 दिन का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, और हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर द्विवेदी, उनकी गाइडेंस में बहुत इफ़ेक्टिवली काम एनएसएस के वॉलंटियर्स ने किया टुवर्ड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस। मास्क मेकिंग का एक बड़ा काम हमारे वॉलंटियर्स ने किया, और उसमें करीब 5000 मास्क हमारे वॉलंटियर्स ने बनाया, और जिसमें लगभग 250 से 250 वॉलंटियर्स रेगुलरली उसमें एक्टिव हैं। इस तरह से ये कुछ इनिशिएटिव थे जो मुझे लगा मुझे आपको शेयर करना चाहिए फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। पहला तो कि जो हमारे छात्र हैं वो उनको पता चले कि उनका विश्वविद्यालय क्या कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, हमको कहीं कुछ किसी लेवल पे छुपाना नहीं है, तो ये एक आपको पता रहना चाहिए। दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ संवाद हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अपने विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। आपने देखा होगा हमारे ऑफिस को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई कितना भी वीआईपी हो, आप पहले उसको रोक दीजिए, लेकिन कोई स्टूडेंट आता है तो उसको ज़रूर भेज दीजिए। ये ज़रूर है कि कोई प्रयोजन होना चाहिए, बिकॉज वाइस चांसलर का भी उतना ही टाइम है, दफ्तर में हम 10 से 8 लगभग बैठते हैं, उस दौरान फाइलें भी करनी हैं, हमारे टीचर्स के भी इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट भी है, तो हालचाल तो हम लोग करते रहेंगे। मैंने अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है ऑन पार्ट ऑफ दी वाइस चांसलर, तो आप ज़रूर आएँ और आप उसका ज़रूर अधिकतम लाभ लें। इसी तरह से इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ABVP अवध प्रांत का और उनके तमाम पदाधिकारियों का, जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि कैन आई इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी स्टूडेंट्स। इसी प्रसंग में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, और वो था कि आपका विश्वविद्यालय एक कम्युनिटी किचन भी चला रहा है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज 28वां दिन है आपके विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे कम्युनिटी किचन का। हम लोग लगभग 35,000 के आसपास लोगों को फीड कर पाए हैं, और
मुझे इसमें एक आध चीज़ें शेयर करने में बड़ी खुशी होगी, और उसमें एक चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स ये सामाजिक सहयोग से ही चल रहा है। उसमें हमारे टीचर्स का, हमारे नॉन टीचिंग का, सबका पार्टिसिपेशन है। जो जिस रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कर रहा है। आपको मालूम है कि ये कठिन दौर है, और जो कर सकता हो वो करे, जो जिस रूप में कर सकता हो वो उस रूप में करे। मुझे इसमें कोई अहम नहीं है, और मुझे एकदम आई एम ऑल फॉर रिसीविंग सपोर्ट। एक घटना बताऊं, ये हमारे एक हॉस्टल से संचालित होता है, जिसमें हमारी एक प्रोफेसर हैं और हमारी चीफ प्रोवोस्ट हैं। ये लोग उसको जॉइंटली सुपरवाइज करते हैं और देखते हैं। उसमें एक दिन हमको कहीं से चावल मिला, और मैडम ने हमसे कहा कि वो सर ये चावल तो बहुत अच्छा नहीं है, ये तो राशन की दुकान वाला चावल है। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, बट देन दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग एंड वी शुड यूज़ इट। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये बिरयानी इसकी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की, बिकॉज हम ये चाहते थे कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकें, और हमको पता नहीं है कि ये पेंडेमिक का असर कब तक रहेगा और कितने। हमारा एक इंटेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये हम चला पाएँ, जो भी अपने सहयोग से। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने, मैडम ने कहा नहीं सर, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इस महत्व को समझें कि उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात की। उन्होंने कहा कि सर वो जो खाते हैं वो खिलाना नहीं, जो हम खाते हैं वो हमको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ये चावल की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। तो देन वी सर्टनली डिड, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। मुझे याद है पहले दिन जब हम किचन में गए और 4 पूड़ी और सब्ज़ी थी, तो देख के मुझे लगा, मैंने जब खोल के देखा तो उसमें मैंने कहा कि भाई पूड़ी तो आपकी थोड़ी मोटी है, इसको थोड़ा पतला करिए, और 4 पूड़ी में तो पेट नहीं भरेगा, इसको 6 करिए। और फिर ये लगा कि भाई मीठे में तो हम कुछ दे नहीं रहे हैं, तो क्या हम गुड़ दे सकते हैं, बिकॉज़ गुड़ में इम्यूनिटी पावर काफ़ी होती है। और मान लीजिए अगर आप खाने के साथ नहीं खाना चाहते हैं, वैसे भी रख लें, दोपहर में पानी पीने की इच्छा हो उसमें करें। तो इस तरह से वैरायटी और बाकी सारी चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, पूरा क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, और इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा 80% कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट के कम्युनिटी किचन को। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वर आल्सो सो वेरी हैप्पी दैट दे सेड कि ये किस तरह से हम लोग आपका खाना इतना अच्छा है कि हमारे स्टाफ भी जो उस गाड़ी चलाते हैं और जो सामान बांटते हैं उनमें से, वो भी आपका ही खाना पसंद करते हैं। फिर उन्होंने हमको ये भी ऑफ़र दिया था कि आप चाहें तो अपना खाना खुद भी बांट सकते हैं। ये ऑफ़र और लोगों को नहीं मिला। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जगह अगर बताना चाहते हैं तो आप वो भी बताएं मुझे, हम लोग उस पर्टिकुलर जगह पे भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय अपने सोशल आउटरीच इनिशिएटिव्स पर भी लगातार लगा हुआ है। और मैं जो बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी इस फेसबुक लाइव की, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा तो पहला अवसर है, तो मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या मुझे बात करनी है, लेकिन मुझे लगा कि मैं विश्वविद्यालय के बारे में निहायत ट्रांसपेरेंट, निहायत पारदर्शी तरीके से जो कुछ विषय वो कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, वो करूँ। आपके विश्वविद्यालय का जो डेवलपमेंट हुआ वो बता सकूँ। इस कोरोना क्राइसिस में, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इससे हारना नहीं है, इसको हराना है, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि किसी तरह से इसके दबाव में नहीं आना है। वैसे भी आप देखिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न एग्जामिनेशन को लेकर हैं, मैं अभी उस पर आऊँगा, लेकिन हमारा काम, और स्पेशली आप जबकि देश की ऊर्जा हैं और देश का ताकत लाई करती है आपके इसमें, आप में, तो हम आपकी एनर्जी को कैसे वी आर गोइंग टू कीप द टेम्पो हाई। जो हमारा थीम था वर्चुअल कल्चरल मैगजीन का, दैट वाज कीपिंग द होप्स हाई ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये एक हम चाहते हैं कि आप सब अपना होप रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। किसी ने पूछा भी, मैं वैसे भी कहूँ कि बाय सेइंग, और ये मैंने अपने सभी पब्लिक इंटरैक्शन के अंदर कहा है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, बहुत लोगों ने क्लासेस कंप्लीट भी करी, बहुत सारे टीचर्स ने मुझे ये भी बताया कि कन्वेंशनल डेज से ज़्यादा बच्चों की अटेंडेंस उन ई क्लासेस के अंदर रहती है। मैं ये कंक्लूड करके नहीं कह रहा कि हमारा पूरा कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू
उस तरह से हम संप्रेषित कर पाए हैं जिस तरह से वो क्लासरूम के अंदर होता है। लेकिन आप एक बात सोचें कि क्या ऐसा नहीं है कि हम अदरवाइज कुछ ना करते, आप अपने घर में बैठे होते, हम अपने घर में बैठे होते और सब किस्मत को और कोरोना को रोते रहते, उससे बहुत सारा उसकी जगह हम बहुत सकारात्मक होके हम बहुत सारा काम कर पाए हैं विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को आगे, स्टूडेंट्स के हित साधन के टुवर्ड्स। 2 और डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूं जो अभी हालिया हुआ है कुछ दिन का। वी वर वेरी, मतलब जब से मैं आया तो ये बात मुझे बहुत सालती रही कि हमारे यहाँ स्पेशली फीमेल टॉयलेट्स हमारे यहाँ बहुत अप टू द मार्क शायद नहीं हैं, वो मतलब जितने बेहतर होने चाहिए शायद उतने नहीं हैं। मैं आपके इस मंच से मैं धन्यवाद दे दूं हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब को। पहले ये विषय मैंने महामहिम के सामने प्रेषित किया था, तो महामहिम ने हमको उसी समय कहा कि उनके ऑफिस से हमको फ़ोन आया कि आप 10 लाख रुपए ले जाइए और टॉयलेट बनाइए। तो उसके बाद हमने एक निवेदन किया एक दिन ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से, जो इसी विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और अध्यापक भी हैं। तो उन्होंने भी वेरी काइंडली 25 लाख रुपए अपने विधायक निधि से हमको 5 लाख पर टॉयलेट के रेट से 25 लाख रुपए सैंक्शन किए। सैंक्शन लेटर हमारे पास आ गया है। तो अब हमारे पास 7 टॉयलेट बनाने का इंतज़ाम हो गया है और हम लोग, जिसमें 5 गर्ल्स टॉयलेट होंगे, 2 बॉयज़ टॉयलेट्स होंगे, एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, व्हेन आई से दिस आई मीन टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। और ये इसमें से 4 हमारे ओल्ड कैंपस के अंदर होंगे और 3 हमारे न्यू कैंपस के अंदर होंगे। हम लोग एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस दौरान, और जैसे ही हमको परमिशन मिलेगी हम लोग इस पर काम शुरू कर देंगे। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि मेरे पास एक बार कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे और छात्रों के हॉस्टल्स की कंडीशन को लेके उनका कुछ प्रश्न था। मैंने उस समय भी उनसे कहा था कि देखिए, अच्छा, विश्वविद्यालय की माली हालत आपसे छुपी नहीं है, हमारे पास ये मैं एकदम ओपनली और हर मन से बता देता हूँ क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ। हमारी सैलरी लाइबिलिटी सिर्फ, मैंने विश्वविद्यालय की साल की सैलरी लाइबिलिटी, अभी हम लोगों ने बजट अपना अप्रूव कराया, करीब 170 करोड़ की हमारी एनुअल सैलरी लाइबिलिटी है और हमारा टोटल ग्रांट गवर्नमेंट से 34 करोड़ है। इसमें विश्वविद्यालय स्टूडेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बाकी सपोर्ट सिस्टम, इवन बिजली का बिल हमारा 10 करोड़ रुपए का है और आप सोच लें कि हमारा टोटल ग्रांट 34 करोड़ रुपए का है। तो हम इस बीच में किस तरह से अपनी व्यवस्था को हमको उसमें मैनेज करना होता है। लेकिन इसमें भी मैं आई अप्रिशिएट कि हमको गवर्नमेंट से एक सपोर्ट मिला। हमारे 4 हॉस्टल्स आइडेंटिफाई हुए जिसके मेंटेनेंस के लिए हमको एक ठीक धनराशि 3.5 करोड़ से ऊपर की धनराशि मिल गई है। अब जैसे ही वो हमारा काम शुरू होगा, मतलब ओपन होगा, वैसे ही हम इसको काम को शुरू करा देंगे। गवर्नमेंट ने एजेंसी वगैरह सब गवर्नमेंट ने हमको कर रखी है और बता के दे रखा है और हमको सिर्फ उनसे टाई अप करना है और उस काम को चालू कराना है। एक उसमें से क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के पीएचडी रिसर्च आउटपुट में हमारे डॉक्टरल स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनको हम जितना भी सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं उस पूरे के लिए विश्वविद्यालय कमिटेड है। और एक हमारा बीरबल साहनी हॉस्टल है, उसके लिए भी हमको कुछ धनराशि इसमें ग्रांट हुई है। तो मेरी व्यापक योजना ये थी कि हम उस हॉस्टल को एक प्रॉपर मेंटेनेंस करा के उसको पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली अलॉट कर सकें। सामने ही उनके कम्युनिटी वो मेस भी है हमारा, सेंट्रल मेस, उनके खाने की व्यवस्था भी वहीं हो जाएगी, रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे लगता है इससे स्टूडेंट्स की सुविधा बढ़ेगी तो हमारा रिसर्च आउटपुट भी बढ़ेगा। बच्चे देर रात तक अपने लैब में और लाइब्रेरी में काम कर सकेंगे, उनको पास में रह के पढ़ाई कर सकेंगे, अपना हॉस्टल में रह सकेंगे। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये एक हमको इस पर बड़ा एक मिला है, एक बूस्ट मिला है, जिससे हमको स्टूडेंट सेंट्रिक मैकेनिज्म डेवलप करने के अंदर मदद मिलेगी। एक और चीज़ बताऊं,
जब से मैं आया इस बारे में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और शायद धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड शेप लें। उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने विश्वविद्यालय के अंदर ये चाहते थे कि हमारा प्लेसमेंट सेल थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा मल्टी फेसेटेड हो। व्हेन आई से मल्टी फेसेटेड आई मीन कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक बड़ा मॉड्यूल हो जिसमें हम छात्रों को उद्यमिता विकास के लिए ट्रेन कर सकें। लेकिन उद्यमिता विकास की ट्रेनिंग इन आइसोलेशन विल नॉट सफाइस। इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। इवन आप देखें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मुद्रा योजना है या स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया योजना है, अब बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। इन सब के साथ इसकी इंटरलिंकिंग कैसे पॉसिबल है? तो हम एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, अभी आज मेरी बात हुई है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से, एंड वी आर फोर्जिंग सम काइंड ऑफ अलायंस कि हम उनके साथ कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस करके एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल क्रिएट कर सकें। दूसरा, इसके अंदर हम ये भी चाहते थे जो शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है, वो है हमें एक एक्सक्लूसिव विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल क्रिएट कर सकें और वो चीज़ गवर्न हो स्टूडेंट से। जैसा आपको मालूम है, जब से हम आए हैं मुझे करीब 4 महीने हो गए, इन ऑलमोस्ट ऑल दी कमिटीज़ वी हैव हैड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। धीरे धीरे हमने उस चीज़ को और थोड़ा ब्रॉडन किया। जैसे वेबसाइट मेंटेनेंस कमेटी के लिए तो हम लोगों ने एक मॉडल शुरू किया था जिसमें हम ये चाहते थे कि किस तरह से हम वो करें, ऑप्शन ओपन कर दें वेबसाइट के अंदर, स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हो उसमें कंट्रीब्यूट करने में वो आए, वो सेल का एक व्यक्ति प्लस हमारा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी के साथ एक इंटरेक्शन हो जाए, उसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई हों और इसको चलने दें, एक कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो जिससे कि हमारे बच्चे ही धीरे धीरे संस्था को चलाएं। और इसके लिए एक बहुत सारे, जैसे आप देखें आपका सेंट्रल मेस मैनेजिंग कमेटी है, उसमें हर हॉस्टल से 2-2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा सेंटिनियल सेलिब्रेशन है, उसमें हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से ग्रेजुअली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ। उन्हीं से धीरे धीरे हम व्यवस्था में उनको भागीदार बना के, और ये चीज़ें कुछ लोगों तक सीमित ना हो, इसका एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैपिटलाइज कर पाएंगे। ये मुझे लगता है इस दृष्टि में हम लोग चल रहे हैं। तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और रिसर्च स्टूडेंट्स को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए एक यूनिक प्लान हम लोगों ने कंसीव किया है। और हमारी CPC की डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मधुरिमा लाल, उनसे मैंने बहुत दिन पहले ही ये निवेदन किया था, मुझे लगता है जल्दी ही वो स्वरूप लेगा कि हम एक PhD स्टूडेंट का अलग से प्लेसमेंट सेल क्रिएट करें। और ये शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय व्यवस्था में शायद ही कहीं हो, जहाँ मैं आपको बताऊँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्चर हायर करना चाहते हैं, अभी वो विज्ञापन देते हैं, फिर फॉर्म्स आते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ आर सब्जेक्ट टू सर्टन इल प्रैक्टिसेस एज इट इज़ लार्जली एलिज्ड। वो सारी चीज़ों से डू अवे करके लाइक लखनऊ विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग आप सब मिलके बढ़ा रहे हैं, बहुत उसको एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कॉमर्स या मैनेजमेंट के एरिया में बहुत सारी रिसर्च फर्म्स हैं जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर रिसर्च करती हैं, स्टॉक ट्रेडिंग के रिसर्चेस के अंदर हैं। तो ये सारे लोग सीधे विश्वविद्यालय आएँ, हमारे उस सेंट्रल प्लेसमेंट फॉर डॉक्टरल रिसर्च जो सेल हो उससे कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से ले जाएं। इसी तरह से आप देखें, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 28 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कार्य शुरू करने की परमिशन दी। अब उनको भी चाहिए कि बहुत सारे बड़ी संख्या में टीचर्स चाहिए। वो टीचर्स कहाँ से आएंगे? हमारे से बेहतर छात्र तो मुझे लगता है नहीं मिलेंगे उनको बहुत जगह पे। तो वो सीधे इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर द कन्वेंशनल मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेट देम कम डायरेक्टली टू आवर प्लेसमेंट सेल, होल्ड समथिंग, हमारे अच्छे बच्चे हैं उनमें से वो लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे डॉक्टरल रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट सेल के बारे में हम बहुत स्ट्रांगली कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी ही हमारा सेंट्रल प्लेसमेंट सेल इस विषय में कुछ मूर्त रूप इसको देगा। इसी तरह से हमने न्यू कैंपस या उसका सेकंड कैंपस जिसको कहते हैं,
उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे लगता है जब मैं आया अभी पिछले 1.5 महीने से, तो इट्स अ डिफरेंट स्टेट, बट देन आई हैड विजिटेड ओवर 6 टाइम्स देयर। हम लोगों ने न्यू कैंपस को बहुत गंभीरता से लिया। वहाँ पे एक हमारे पास न्यू कैंपस के आज प्रोफेसर इंचार्ज हैं। हमने अपनी लास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर उसके लिए एक ऑनरेरी डायरेक्टर की पोजीशन भी स्वीकृत कराई है, ताकि वो ज़्यादा एम्पावर्ड हो, उसको एक बेहतर व्यवस्था मिल सके। उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमने जैसे कहा कि हमको कुछ 7 कम्युनिटी टॉयलेट का पैसा मिलने की संभावना मिल रहा है ऑलमोस्ट, तो उसमें हम 3 हमारे वहाँ हैं, 4 हमारे यहाँ हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग हमारी 2 फ्लोर तो ऑपरेशनल हो गई है, तीसरे फ्लोर पे काम अब इस वजह से रुक गया, अदरवाइज वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट दैट। एक हॉस्टल भी बन रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शंस रिलेटिवली नए हैं, इसलिए क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस ठीक हैं मुझे लगता है। लेकिन मुझे एक अभी उसको लेके थोड़ा और ज़्यादा सजगता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। वहाँ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में और हमारा जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और हमारा लॉ फैकल्टी है, उसमें ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है उस पर विशेष ध्यान देके, स्पेशली इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स इस साल हमारे शेड्यूल हो जाएंगे, मतलब 2020-21 में। तो 21 में मुझे लगता है उसको हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना है। आईएमएस हमारी प्रायोरिटी में है। हमारा आईएमएस एक ज़माने में बहुत ज़्यादा शानदार हुआ करता था, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और उसकी प्लेसमेंट एक्सेट्रा भी बहुत अच्छी थी। अभी हम लोग उसको दोबारा बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसका रिवाइवल भी बहुत आसन्न है। हमारी लॉ फैकल्टी के लिए इतना शानदार उसका इतिहास है, और इतने सारे जजेस, जुडिशियल सर्विसेज के लोग, इतने अच्छे वकील, इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। उस एक इकोसिस्टम की रिवैम्पिंग बहुत आवश्यक है, और उसमें नए प्रोग्राम्स भी आ गए। हमको लगता है उसमें भी थोड़ा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के साथ हम और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सही है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम सबको ध्यान में रखना है कि एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा स्टूडेंट। जब कभी 100 साल पहले संस्था बनी होगी, तो संस्था बनी इसलिए होगी कि कुछ बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए फिर उनको पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षक आए होंगे, उस व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कुछ नॉन टीचिंग आए होंगे, फिर उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना होगा। तो व्यवस्था का केंद्र दरअसल छात्र ही है, और छात्र को अपना कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करना होगा, उस टीचर को अपना कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करना होगा, उस नॉन टीचिंग को अपना कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करना होगा, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपना कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करना होगा। तभी इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इस इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस को कोई भी कोरोना क्राइसिस सप्रेस नहीं कर सकती है, कोई कोविड-19 उसको डरा नहीं सकता है, उसको उसकी ऊर्जा, उसकी मेधा को कमतर नहीं कर सकता है। और इसलिए हम सबको हैंड होल्डिंग करके संस्था को आगे बढ़ाना है, उसको ग्रो कराना है। अपनी तरफ से ये कुछ बातें मुझे कहनी थी। मुझे जो विषय दिया गया था कि कोरोना क्राइसिस के दौरान उच्च शिक्षण संस्था की क्या भूमिका हो सकती है, जो भूमिका का निर्वहन आपके विश्वविद्यालय ने किया, लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया, उस पर कुछ मैंने प्रकाश डाला। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे, तो वो बार बार कह रहे थे इसी का जवाब दीजिए, इसी का जवाब दीजिए, लेकिन मेरा पहला दायित्व उस विषय पर कमेंट करने का था जो विषय मुझे दिया गया था। अब मैं सर्टनली आपके प्रश्न आई विल टेक अप, वी कैन टेक 10 क्वेश्चंस। और बिकॉज मैं घड़ी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हमारा एक वेबिनार है जिसमें ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी आने वाले हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम है, तो मैं 10 प्रश्न तक ले सकता हूँ। जितना आइडिया मुझे आपके क्वेश्चंस को देख के लग रहा है, उसमें एक चीज़ ये है कि क्या यूजी एग्ज़ाम्स होंगे। मैं आपको एग्ज़ाम के संदर्भ में ये पूछ रहा हूँ कि अभी यूजीसी ने कुछ अपनी राय दी, अलग अलग संस्थाएं अपनी, कुछ अलग अलग बॉडीज़ हैं जो अपनी अपनी कुछ राय दे रही हैं। मैं किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं हूँ।
इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज की तारीख में हम ये नहीं बता सकते हैं कि कल की क्या व्यवस्था हो, कल की क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स आर गोइंग टू बी लाइक। तो पहले 3 तारीख थी, 3 को ख़त्म हो जाएगा क्या, वो बढ़ के हो गया 17। अभी 17 को मान लीजिए चीज़ें क्या एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, ये हमको पता नहीं है। चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब चलेगा, वो कितना टाइम लेगा। हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास, तो वो संस्था में आएंगे, फिर हमारा बहुत सारा मैं ये जैसे मैंने कहा कि मैं ये कंक्लूड नहीं करना चाहता कि हमने 100% कोर्स पढ़ा दिया वैसा ही जैसा क्लासरूम में पढ़ाते ऑनलाइन स्टडी कोर्स मटेरियल के थ्रू। तो ये हम इस विषय पर अभी आई थिंक वी शुड वेट फॉर दिस, वी शुड वेट फॉर सर्टन गाइडेंस टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। शासन की तरफ से भी कुछ इसका निर्देश आए। मुझसे व्यक्तिगत रूप से मैं ज़रूर ये बताऊं कि मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि मैं ऑटोमेटिक प्रमोशन स्टूडेंट्स को दिया जाए, ये मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम में सरलता और सहजता हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हमको एग्ज़ाम करने का वो समय कब तक प्राप्त हो रहा है। और ये भी ज़रूर है कि यूजी के हमारा 1 साल अंडर ग्रेजुएट जो 3rd ईयर है वो एनुअल सिस्टम में है, जो एग्ज़ाम शुरू हो गया था हम लोगों को बंद करना पड़ा। अदरवाइज़ 2 हमारे सेमेस्टर सिस्टम के थे, वो भी शुरू ही होने वाले थे कुछ दिन में, तो बाई एंड लार्ज ज़्यादातर कंटेंट पढ़ा दिया गया था। लेकिन हम ऐसी किसी हड़बड़ी में नहीं हैं, किसी कीमत पे स्टूडेंट की के एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मेरा कोई आशय नहीं है, ये हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें। और परीक्षा मुझे लगता है होनी चाहिए। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि हमको कब तक परीक्षा करने के शासन से कोई निर्देश आता है या कोई और डायरेक्टिव आते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूपी के बच्चे तो एग्ज़ाम दे लें लेकिन यूपी के बाहर के जो हैं वो एग्ज़ाम बाद में दे लेंगे, या आसपास लखनऊ के आसपास के हैं वो एग्ज़ाम दे लें, और जो कोई बलिया से आ रहा है और देवरिया से आ रहा है और बहुत दूर झांसी से आ रहा है वो एग्ज़ाम ना दे। तो ये इस मत का मैं नहीं हूँ। हम लोग ज़रूर इतना समय देंगे कि चीज़ें स्टेबिलाइज हो जाएं और उसके बाद ही चीज़ों पर हम लोग आगे बढ़ें। मोड ऑफ एग्ज़ाम और बाकी चीज़ें, इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। कुछ लोगों ने एडमिशन को लेकर सवाल किया, तो एडमिशन भी अभी हम अगर कुछ बोलेंगे तो इट विल बी टू अर्ली, ये इट विल बी टू अर्ली, ये बहुत ज़्यादा जल्दी कंक्लूड करने वाली बात हो जाएगी ये, क्योंकि अभी बोर्ड के रिजल्ट्स भी नहीं आए। अब उसमें 2 ही प्रश्न है कि भाई आप इंटरमीडिएट की मेरिट से लेंगे या अपना टेस्ट कराएंगे। हमारा अपना टेस्ट होता है आज की डेट में, इस नियम में, आज की तारीख में, मतलब 3 मई 2020 की तारीख में अभी कोई डिसीजन में चेंज नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि ये कोई हमारी रिजिडिटी नहीं है, हम लोग समय के हिसाब से देखेंगे अभी बोर्ड के रिजल्ट्स कब तक आते हैं, हम अपने एग्ज़ाम्स कब करा पाते हैं, क्योंकि उसमें ये भी देखना होगा कि जब हम मेरिट सिस्टम मतलब इंटरमीडिएट के मेरिट सिस्टम पे जाते हैं तो हम बाकी राज्यों में बोर्ड्स के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूशन कोई लोकलाइज इंस्टीट्यूशन है नहीं और हम ये चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा हो जाए। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा जितना मैंने लोकलाइजेशन टू रीजनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन टू नेशनलाइजेशन और नेशनलाइजेशन टू इंटरनेशनलाइजेशन, हम एक क्रमिक विकास करते रहें जिसमें हम ज़्यादा इसको एक नेशनल कैरेक्टर दे पाएँ। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हमको वील हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कि हमारे दूसरे स्टेट्स में रिजल्ट्स का क्या स्टेटस है। सिमिलरली दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्टेटस है, जैसे पीजी एग्जामिनेशंस के केस में होगा। तो इसलिए हमको हमारे टेस्ट के मॉडल पे जाना है या हमारा मेरिट प्रीवियस एग्जामिनेशन की मेरिट के बेसिस पे लेना है, ये अभी हम लोग देखेंगे उसको ज़रूर। और आज की तारीख में हम कुछ इमीडिएटली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अभी कोई सज्जन लिख रहे हैं, छात्र सहभागिता क्यों सुनिश्चित नहीं है सर किसी निर्णय लेने में विश्वविद्यालय में संभव। सो see, given the structure, given the framework of your university, you cannot think of a model better than this model. This I should say for sure, right? जितना इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक व्यवस्था अभी नहीं हो सकती है। और आज की तारीख में हम लोग शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी करते हों जिसमें हम लोग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। एक किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि
40% कोर्स बाकी है। तो ये 40% कोर्स बाकी है। देखिए, एक विषय मुझे लगता है शायद उस पर और थोड़ा मुझे इलैबोरेट करना चाहिए, तो वो एड्रेस होगा। हमने अपने हेड्स के साथ 2 बहुत डिटेल मीटिंग करी, काफ़ी लंबी, और सबसे हमने ये स्टेटस लेने की कोशिश की कि कितना % कोर्स कवर हो चुका है। दूसरी चीज़, हमने अपने जितने भी एसोसिएट कॉलेजेस हैं उन सब के प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग की और उनसे भी हमने ये जानने की कोशिश की कि कितना % कोर्स कवर हो चुका है। तो तीसरी चीज़, आपको मेरा सुझाव भी है कि आप अपने इष्ट मित्रों तक भी ये बात पहुंचाएं और ये बात को आगे बढ़ाएं कि देखिए, यूजीसी के बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, यूजीसी के ज़्यादातर मॉडल्स फ्री हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने इस दौरान ज़्यादातर मॉडल्स को फ्री कर दिया है। हमारी यूनिवर्सिटी का अपना बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। दूसरे और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिन्होंने अपना इस ओपन एक्सेस मॉडल में किया होगा। हमारी लाइब्रेरी के पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कुछ चीज़ें तो निश्चित ही लैब के इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिकल्स के इश्यूज़ हैं, तो इस विषय को हम आई एम नॉट डिनाइंग। इसलिए हम लोगों ने हम निश्चित ही इमीडिएटली खुलते ही एग्ज़ाम करने जा रहे हो, ऐसा तो मैंने कहीं कहा ही नहीं और ऐसा मेरा कोई विचार भी नहीं है। तो इसलिए ये एकदम स्पष्ट रहें, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस दिन से हमको क्लास होल्ड करने की परमिशन मिलती है, दैट विल ट्रीट एज डे 0, और डे 0 के बाद कम से कम 15 वर्किंग डे हमको निश्चित ही क्लास होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस में होंगे। तो जो 40% डेफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं वो दैट विल सर्टनली बी एड्रेस्ड। इवन अदरवाइज आप देखें, होली के पहले होली की छुट्टियां हुई, होली के इमीडिएटली बाद ये क्राइसिस हो गई और 15 अप्रैल से तो वैसे भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड थे। तो कुल लगभग आपको उतना ही टाइम मिल रहा था जितना टाइम हम वैसे भी देंगे, उतना वर्किंग डे हम निश्चित देंगे एग्जामिनेशन होल्ड करने के कॉन्टेक्स्ट में। किसी विषय में ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं है। एक कोई सज्जन लिख रहे हैं कि उनका कोर्स कंटेंट का परसेंटेज जो लेफ़्ट ओवर है वो ज़्यादा है। देखिए, आपको कुछ ये एक ऐसी अप्रत्याशित स्थिति है जिसमें कुछ प्रयास छात्र को अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा, और इसके लिए आप सबको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इफ़ यू लीव एवरीथिंग ऑन टू द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑन टू द टीचर, यू विल सर्टनली नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट, रीड द बेनिफिट्स। और ये एक लड़ाई है जो किसी की क्रिएट की हुई नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जो आई है और हम सबको मिलके ही इसका सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप भी चलेंगे, थोड़ा विश्वविद्यालय भी चलेगा, और टुगेदर वी विल सर्टनली बी एबल टू रीच आवर गोल्स। एक चीज़ मुझे कोई कॉलेज के संदर्भ में ज़रूर कह रहे थे, वो ये है कि हमने सभी पर्सनली सभी प्रिंसिपल से बात की थी और हमने उनसे कहा था कि आप इसको गंभीरता से देखें और आप अपने टीचर्स के भी कंटेंट डेवलप कराएं, और उन कंटेंट को हम वापस अपने फैकल्टी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपके नाम और आपके कॉलेज के नाम के साथ प्लेस कर देंगे, ताकि बहुत सारे विषय में कॉलेजेस में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनका कंटेंट का लाभ सभी बच्चों को मिलना चाहिए। वाई ओनली टू बी कन्फाइंड ऑन टू सम। तो ये एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे थे इस पर, लेकिन आखिरी फैसला लेने का अधिकार हमने रेस्पेक्टिव विभागाध्यक्ष को दिया था, और इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को अभी हम वापस रिवाइव करते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोग अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं और उनकी वेबसाइट्स पर भी देखते रहते हैं। उसमें कई कॉलेजेस हैं जिनके टीचर्स ने अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, लेकिन मैं एक बार फिर उन सब से निवेदन करूंगा कि हम उसको अपनी वेबसाइट्स पर भी उनको स्थान दें, और हमारे बच्चे और सभी के बच्चा देखिए, छात्र कोई भी है, वो छात्र सब अपने ही हैं, हम ऐसे कोई डिफ्रेंसिएशन की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में जो भी श्रेष्ठतम ऑफरिंग अवेलेबल है वो सभी छात्रों को मिले, और इसलिए इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी ने मुझे कहा कि तो पैसे की दिक्कत है या फीस सबमिशन की दिक्कत है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि विश्वविद्यालय के पास अपनी एक योजना है जो हम लोगों ने, इसका पहले एक नाम हुआ करता था पुअर बॉयज़ फंड,
हम लोगों ने इसको बदल के स्टूडेंट वेलफेयर फंड किया है। तो उसमें एक व्यवस्था है जिसमें हम कुछ हद तक आपके फ़ीस को वो कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, या वो अनुदान दे सकते हैं। तो आप उस व्यवस्था का लाभ लीजिए। और उसके लिए जो प्रक्रिया है, देखिए प्रक्रिया वील हैव टू फॉलो, आफ्टर ऑल वी हैव टू कन्फर्म टू ऑल दी नॉर्म्स दैट आर लेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीज़ों को आप संज्ञान ले सकते हैं। आप सब आए और इतनी शिद्दत से सुना, इतना शांतिपूर्ण ढंग से सुना, और बहुत सारा पॉजिटिव, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिसको हम जितना भी टेकअप कर सकेंगे आगे, उसको आगे भी टेकअप करेंगे। एंड लेट अस अगेन आई रीइटरेट कि एक ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति आई है जिसमें हम सबको एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह और हर चीज़ में मांग करने की जगह हम सबको हाथ बढ़ा के, हाथ मिला के, और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इट्स अ टफ टाइम, हमको इस कोरोना को हराना है, और हराने के लिए हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। और वो हाथ मिला के हम सब इस विश्वविद्यालय को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जनरल को और एजुकेशन इन जनरल को हमको आगे बढ़ाना है। इसी रिक्वेस्ट के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।